हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, आज जो है हम अपने रिलेशन फंक्शन में जो फंक्शन चैप्टर है उसका एक और पार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कराया था और हमने ये बोला था कि डोमेन एंड रेंज जो है उसको हम टाइप वाइज करेंगे, यानी इसमें कितने कितने अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे के सारे हम करेंगे। तो कल जो है हमने रूट के ऊपर थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज आपको बताई थी और ये बताया था कि इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आए तो किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है डोमेन रेंज की स्टार्टिंग, आप जरूर देखकर इस वीडियो पे आएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से और समझ में आएगा। तो हम कोशिश ये करेंगे कि आपको पूरा का पूरा बढ़िया से समझ में आ जाए। तो हम क्या करते हैं भाई साहब, आज हम आपका जो है डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज जो है वो हम कर रहे हैं डोमेन और रेंज जो होता है सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे और दूसरा होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले हम अगर बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, है ना, या क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जब भी हम ग्राफ बनाते हैं बच्चे, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब भी ग्राफ बनाते हैं तो एक तरह का पैराबोला होता है। पैराबोला, अब पैराबोला या तो वो अपवर्ड होता है या तो वो डाउनवर्ड होता है। तो दो तरह के पैराबोला बन सकते हैं, या तो अपवर्ड पैराबोला या तो डाउनवर्ड पैराबोला। अब होता क्या है, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ऐसे दे रखी हो जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, या क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको दे रखा हो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसको हम वाई भी बोलते हैं, है ना। तो ज्यादातर केसेस में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो अगर इसका ग्राफ पूछा जाए तो इसका ग्राफ दो तरह का हो सकता है बच्चे, या तो ये अपवर्ड पैराबोला हो सकता है या तो ये डाउनवर्ड पैराबोला हो सकता है। आगे बात समझ में। अब ये अपवर्ड पैराबोला कब होता है, डाउनवर्ड पैराबोला कब होता है, तो याद रखिएगा जब भी पैराबोला जो है अपवर्ड होगा, तो ये जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो उसमें ए जो होगा यानी एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो ये पैराबोला अपवर्ड होगा। अब वो अपवर्ड का मीनिंग ये नहीं है कि वो ओरिजिन पे टच करेगा, नहीं, अपवर्ड का मतलब ये होता है कि ये ऊपर की तरफ इस तरीके से उसमें जा रहा होगा। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी लिमिट जो है इनफाइनाइट पे जा रही होगी, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ पे। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मल सा एक क्वेश्चन कि अगर ये पैराबोला अपवर्ड पैराबोला है तो इसका एक पॉइंट निकालना पॉसिबल है, मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट, वो कौन सा पॉइंट है, मतलब इस पैराबोला का कौन सा पॉइंट निकालना पॉसिबल है, मिनिमम या मैक्सिमम। तो आप बोलेंगे सर इसका मिनिमम वैल्यू निकालना और मिनिमम पॉइंट निकालना पॉसिबल है ना, जैसे यहाँ पे टच हो रहा है सपोज करिए तो इसका मिनिमम पॉइंट निकल सकता है। ऐसे ही अगर मान लेते हैं, जैसे मैंने मान लेते हैं एक पैराबोला बनाया ऐसा, ठीक है, और सपोज करिए वो यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे टच हो रहा है तो इसका मिनिमम पॉइंट ये वाला है। और इस पे जो वैल्यू निकलती है वो उसकी क्या होती है, मिनिमम वैल्यू, यानी एक्स होता है मिनिमम पॉइंट, है ना, मिनिमम पॉइंट होता है। और y क्या होता है, y होती है वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी मिनिमम वैल्यू, जिसको हम इसका मिनिमा बोलते हैं, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है। तो ये जो y होता है यही है यहाँ पे मिनिमम वैल्यू यानी फंक्शन का मिनिमा। तो आपको करना क्या है, जब भी आपको इसका डोमेन निकालना होगा तो डोमेन निकालने के लिए आपको वेविकर मेथड जैसे हम यूज करते हैं वैसे आपको यूज करना है। लेकिन अगर आपको इसकी रेंज निकालनी है तो उसका एक तरीका होता है, या शॉर्ट ट्रिक हम कह सकते हैं होती है। तो वैसे तो हम इसको मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ते हैं। मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट में ये पढ़ते हैं कि अगर ये पैराबोला अपवर्ड है तो ये कहीं ना कहीं मिनिमम पॉइंट पे टच हुआ होगा बच्चे। यहाँ पे ये जो पॉइंट मिनिमम पॉइंट होता है इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, इसको शार्प पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं हम। और इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई टू ए, मतलब बी को टू ए से डिवाइड कर दो और इसको नेगेटिव सिंबल से आप डिनोट करोगे तो ये जो एक्स की वैल्यू है निकल के आ जाएगी। अब y निकालने के दो तरीके होते हैं, जैसे आपने x निकाला, x को यहाँ पे पुट कर लो, y आ जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है y की, तो उसका तरीका ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस डी बाई फोर ए। क्या, माइनस डी बाई फोर ए। तो माइनस डी का मतलब क्या होता है, माइनस का बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय फोर ए। जैसे आप ये करेंगे तो आप इसकी क्या निकाल लेंगे, आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, कोई डाउट है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इसकी रेंज कितनी है, तो रेंज निकलती है इसकी मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी जा रही है। तो याद रखिएगा इसकी रेंज जो होती है माइनस डी बाय फोर ए से इंफिनिटी तक होती है, ठीक है, उस केस में। यानी अगर पैराबोला अपवर्ड है तो इसकी रेंज क्या होती है अपवर्ड पैराबोला के केस में,
माइनस डी अपॉन 4a। और कैसे पता लगता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू सी की हेल्प से, ठीक है ना। मतलब इसमें जो ए होगा उसकी हेल्प से ये पता लगेगा कि ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अगर सपोज करो ए जो है वो लेस देन जीरो है, मतलब जीरो से छोटा है, यानी वो नेगेटिव है, तो पैराबोला जो होगा वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। और डाउनवर्ड पैराबोला में जो पॉइंट होता है ये मैक्सिमम पॉइंट होता है, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट होता है जिसको हम एक्स बोलते हैं, ठीक है। और इस पे जो वैल्यू निकलती है फंक्शन की उसको हम बोलते हैं बच्चे क्या, मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमा बोलते हैं हम उसका, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं या तो मैक्सिमा बोलते हैं हम इसका, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं आपको इस केस में इसकी रेंज निकालनी पड़ी, ठीक है, इस फंक्शन की रेंज निकालनी पड़ी, तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाय फोर ए के इक्वल होता है ये। यानी कहने का मतलब ये है कि अब आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हो ना कि मिनिमम वैल्यू निकालते हो, क्योंकि मिनिमम तो ये माइनस इंफिनिटी तक टेंड कर सकता है, देखो नीचे की तरफ जा सकता है, यहाँ तक माइनस इंफिनिटी तक, है ना। तो माइनस इंफिनिटी तक जा सकता है ये, लेकिन ऊपर जो है एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट तक जा रहा है, तो ये पॉइंट कैसे पता लगेगा, एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला माइनस बी बाय टू ए ही आपको यूज करना है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं हम इसकी क्या, हाँ जी, रेंज होती है, ये मैक्सिमम रेंज कहां तक जा सकता है। पहले तो ये चीजें आप समझिए, क्वाड्रेटिक फंक्शन पे किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे वो हम अभी थोड़ी देर में बता रहे हैं। इसमें इतनी दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर मान लेते हैं आपके पास में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, तो इसमें इसकी मिनिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी होगी तो माइनस डी बाई फोर है, या इसकी रेंज अगर आपको निकालनी होगी तो माइनस डी बाई फोर से इन्फिनिटी तक होती है। और अगर मान लेते हैं ए जो है वो लेस देन जीरो है, यानी ये जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड पैराबोला हो गया, उस केस में आपको रेंज अगर निकालनी होगी तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर ए तक होगी। बस आपको ये दो बातें याद रखनी है, अगर आपको ये दो बातें पता है तो आपको कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको एक क्वेश्चन बोल रखा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज, है ना, सुनिए सॉरी, फाइंड द रेंज, आपसे बोला गया है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन। तो आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन। आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन में ए क्या है और बी क्या है और सी क्या है, ठीक है। जैसे अगर मैं ध्यान से देख पाऊं तो ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू माइनस सिक्स है, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू सेवन है ना, सी इज इक्वल टू कितना है, सेवन है। तो अब आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि ये पता लगाना है कि पैराबोला ए जो है वो जीरो से बड़ा है या छोटा है। तो आप बोलेंगे सर वन है, वन जीरो से बड़ा होता है तो पैराबोला अपवर्ड होगा। अपवर्ड पैराबोला होगा, वो कहीं पे भी टच करे हमारे को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ पे टच कर रहा है, लेकिन होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। हो सकता है ये यहाँ पे टच करे, यहाँ पे टच करे, यहाँ पे टच करे, यहाँ पे टच करे, कहीं पे भी टच करे, लेकिन अपवर्ड पैराबोला है वो। अपवर्ड पैराबोला है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू आएगी, है ना, वो मिनिमम वैल्यू लाई करेगी, यानी इसकी जो रेंज होगी, है ना, वो कितनी होगी, वो होगी माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी के बीच में होगी। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से याद रखना है, माइनस डी, डी की जगह पे क्या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिखो, है ना, अपॉन में कितना फोर ए कॉमा इन्फिनिटी, ऐसे आप करेंगे तो देखिए क्या होगा। बी स्क्वायर का मतलब होता है माइनस का, बी स्क्वायर मतलब सिक्स का स्क्वायर, सिक्स का स्क्वायर होता है थर्टी सिक्स माइनस फोर इंटू वन इंटू सेवन अपॉन में फोर इंटू वन, ठीक है, कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। तो 36 माइनस सात चौक 28 है ना, तो 36 माइनस क्या करेंगे 28 करेंगे, कितना होता है भाई साहब, है आठ ही होता है शायद, ठीक है। तो आठ हो गया, आठ को चार से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा दो, तो दो आ जाता है, ये मतलब ये बनेगा माइनस टू कॉमा इन्फिनिटी में इसका आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या ये टफ है, तो आप बोलेंगे सर ये बिल्कुल भी टफ नहीं है ना, बहुत ईजी है। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला अगर आपको पता है तो हो गया बस काम। तो आपको कभी भी इसकी रेंज निकालनी होगी तो रेंज निकालने के लिए क्या करना है, माइनस डी बाई फोर ए कॉमा इन्फिनिटी कर देना, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे, जैसे ये वाला एक क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्सटीन दे रखा है, आपसे बोला गया है कि इसकी रेंज बताओ। तो सबसे पहला काम होगा ए निकालना, बी निकालना और सी निकालना, ठीक है। सी कितना है, 16 है। अच्छा, निकाल लिया, ए वन है, जीरो से बड़ा है, तो अपवर्ड पैराबोला यानी इसकी मिनिमम वैल्यू लाया करेगी, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी, सही है बात, है ना। तो इसकी रेंज अगर मैं आपसे पूछूंगा रेंज कितनी है, तो आप बोलेंगे सर रेंज इसकी जो होगी वो होगी माइनस डी बाई फोर ए से, माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी के बीच में होगी इसकी रेंज। अब इसमें हम क्या करते हैं भाई साहब, सबसे पहले तो जैसे डी है ना, तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं अपॉन में फोर ए कॉमा इन्फिनिटी, ऐसे कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर यानी सिक्स का स्क्वायर देखो दोबारा से 36 हो जाएगा, माइनस सिक्स का स्क्वायर है तो वो 36 ही होगा, ठीक है ना।
36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 कर लो, अपॉन में 4 इंटू 1 कर लो, कॉमा इन्फिनिटी कर लो, ठीक है। तो 36 माइनस कितना बन रहा है भाई साहब, ये 16 चौक होता है 64, 36 माइनस करने हैं आपको, है ना। 64 में 36 माइनस करोगे तो 28 मिल जाएगा, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 7 कॉमा इन्फिनिटी इसका जो होगा वो आंसर होगा। आगे बात समझ में, माइनस का 28 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर भी एक माइनस है, तो 7 कॉमा इन्फिनिटी क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर आ रही है बात समझ में, कैसे कर रहे हैं हम, पक्का। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हारे को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। ये रहा, ये क्वेश्चन है, इसके करने के लिए हम आपको 45 सेकंड दे रहे हैं। अगर आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी तो इसका आंसर बना के बताओ जल्दी से। आपको ये बताना है कि इसकी रेंज कितनी है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका रेंज कितना आएगा। तो रेंज निकालने के लिए आपको ए, बी और सी निकालना है, और जैसे ही आप वो निकाल लेंगे आपको पता लग जाएगा कि ये पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अगेन ये कौन सा है, अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला है तो सॉल्व करो और आंसर निकालो, है ना। तो रेंज इसकी वैसी ही निकलेगी, क्या, माइनस डी बाय 4 है, तो माइनस डी बाय 4 है ना, कॉमा इन्फिनिटी। तो देखो माइनस डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गया माइनस बी स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 कॉमा इन्फिनिटी। तो भाई साहब 4 दिया 12 होते हैं, 36 में से 12 गया तो 24 मिलेगा शायद, है ना। तो 24 मिलेगा माइनस का, वो भी 24 माइनस का अपॉन में 4 होगा, ठीक है, कॉमा इन्फिनिटी होगा। तो ये हो गया 6 चौक 24, 6 आ रहा है, तो माइनस 6 कॉमा इन्फिनिटी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने भी माइनस 6 कॉमा इन्फिनिटी बनाया तो आपका आंसर बिल्कुल बढ़िया है ना, सही बिल्कुल आपका आंसर निकला है। तो ऐसे अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को बताइएगा कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ईजीएस्ट तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि किस तरीके से आपको निकालना होता है। क्लियर है, कोई डाउट, पक्का नहीं है ना। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जरा कुछ और चीजें बता रहा हूँ अभी। जैसे अगर आप आगे बढ़ेंगे ना, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम आपको, तो याद रखिएगा आपको ना कुछ और भी डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले डोमेन की, ठीक है, तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स की अगर हम बात करें, है ना, या टेन इनवर्स की बात करें, तो इनके एक पर्टिकुलर डोमेन वैल्यूज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक्चुअल में होता क्या है, इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होता है ना, वो एग्जैक्ट फंक्शन की रेंज होती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूंगा साइन एक्स की रेंज क्या है, तो आप बोलेंगे सर -1 से 1 होती है, तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, बस यही याद रखना है। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन भी यही होता है -1 से 1। टेन इनवर्स एक्स का डोमेन अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो 10x की रेंज आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी रियल नंबर का सेट। कॉट का -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। फिर उसके बाद में कॉसेक आ जाता है, कॉसेक इनवर्स एक्स का, तो ये होता है -इन्फिनिटी से -1, है ना, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये इसका डोमेन वैल्यू बता रहे हैं हम आपको, ठीक है ना, कि ये डोमेन वैल्यू कहां से कहां तक होती है। सेक इनवर्स एक्स की अगर हम बात करें तो -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये इसकी सेक इनवर्स एक्स की क्या होती है, डोमेन वैल्यू होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये डोमेन वैल्यूज पता होनी चाहिए कि हाँ भाई इसका डोमेन ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। उसके बेसिस पे आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। अच्छा, ये तो डोमेन होता है इसका। और अगर हम बात करें इनकी रेंज की, है ना, तो रेंज क्या होती है इसकी, देखो दो तरह की रेंज होती है। एक तो प्रिंसिपल रेंज होती है जो प्रिंसिपल वैल्यू पे काम करती है। अभी हम बात करें प्रिंसिपल रेंज के ऊपर, ठीक है ना, जनरल रेंज के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल रेंज जो होती है वो इसकी होती है -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है, क्लोज इंटरवल। कॉस की जो होती है वो होती है 0, π के बीच में, ठीक है। टेन की जो होती है -π/2 से π/2 ही होती है, लेकिन ओपन इंटरवल में होती है ये, ठीक है। इसी तरीके से कॉट की अगर हम बात करें तो कॉट की 0, π होती है ओपन नहीं, हाँ ओपन इंटरवल में, ठीक है। उसके बाद में कॉसेक की अगर हम बात करें तो कॉसेक होता है साइन का ना, तो ये होता है -π/2 से π/2, और कॉसेक अनडिफाइन होता है 0 पे ना, तो -0 हटा दो इसमें से बस, ठीक है। तो ये 0 एक हटा दिया जाता है इसमें से। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी होती है 0, π, और -π/2 पे ये अनडिफाइन होता है जहां तक मुझे पता है ना। तो सेक इनवर्स एक्स π/2 पे क्या होता है, अनडिफाइन होता है। तो ये इसकी क्या होती है, रेंज होती है। तो ये प्रिंसिपल रेंज होती है जो आपको पहले की पहले पता होनी चाहिए सारी की सारी, और डोमेन आपको पता होनी चाहिए।
अभी हम बात करेंगे डोमेन के ऊपर, ठीक है। तो डोमेन आपको सारे के सारे पहले लर्न होने चाहिए कि भाई किसका डोमेन क्या होता है, किसका डोमेन क्या होता है। क्लियर। इसी तरीके से जैसे हम बात करेंगे साइन एक्स की, कॉस एक्स की, है ना, टेन एक्स की, और कॉट एक्स की, और सेक एक्स की, और कॉसेक एक्स की, ठीक है। तो इसका जो रेंज होती है, इन सब की रेंज याद रखिएगा। इनकी जो दोनों की रेंज होती है -1 से 1 होती है। इन दोनों की जो रेंज होती है -∞ से इन्फिनिटी होती है। इन दोनों की जो रेंज होती है वो -∞ से -1, है ना, यूनियन 1 से इन्फिनिटी होती है। और अगर आप देख पा रहे हो तो ये साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, है ना, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, इन सब के क्या है वो डोमेन की वैल्यू है ना। तो मैंने जो बोला है वही चीज होती है, इनका डोमेन उनकी रेंज। तो इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, डोमेन रेंज में, रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, कोई डाउट? चलो बढ़िया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे सपोज करो आपके पास में एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, आपसे बोला जाता है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन कॉस इनवर्स लॉग बेस 2x² + 5x + 8। इसके 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं 4 की जगह पे ना। पहला ऑप्शन दे रखा है 2,3, दूसरा ऑप्शन दे रखा है -2,2, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 3,1, चौथा ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, -2,2 है, ओपन इंटरवल में है ये, लेकिन है ना, क्लोज में नहीं है, ओपन इंटरवल में है, ठीक है। उसके बाद में छठा वाला जो ऑप्शन आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको छठा नहीं, पांचवा ऑप्शन जो दे रखा है वो आपको दे रखा है -3, -2। आपसे पूछा गया कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है, ठीक है। अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तुम्हारे को, तो सॉल्व कैसे करोगे, इसके लिए आपको ना पहले तो इस फंक्शन, ये जो फंक्शन दे रखा है इस फंक्शन का डोमेन पता होना चाहिए। ये फंक्शन है कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए भाई साहब, कि ये कहां से कहां तक लाई करती है। इसमें मतलब डोमेन का मतलब ये है कि इसकी एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, ठीक है। तो मतलब कॉस इनवर्स एक्स में मैं ये पूछ रहा हूँ, कॉस इनवर्स एक्स में एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करता है, तो -1 से 1 तक बिलोंग करता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता होगा तो आपसे आंसर निकल जाएगा। तो अभी इस प्लेस पे एक्स क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर एक्स ये दिख रहा है। आगे बात समझ में, एक्स ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, log 2x² + 5x + 8, है ना, log बेस 2x² + 5x + 8, ये है x। और मुझे ये पता है कि ये -1 और 1 के बीच में होगा। पहली चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ये क्यों लिखा है मैंने, ठीक है। क्योंकि ये cos इनवर्स x का क्या है, डोमेन है ना। तो डोमेन मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकती है ये आपको बताया गया है। अब आपको क्या करना है, किसी भी तरीके से इसको सॉल्व करके अगर इस पूरे फंक्शन का डोमेन बताना है तो इस पूरे फंक्शन में इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको कि कितनी होगी। मतलब जो भी होगी 2, 3 होगी, -2,2 होगी, या इन तीनों ऑप्शन में से कुछ होगी, वो आपको बताना है। तो उसके लिए पहले तो इस फंक्शन को निकालने के, मतलब इस x की वैल्यू निकालने के लिए पहले ये log हटाना पड़ेगा। और log की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे log बेस 2x = 3 दे रखा है, तो अगर x निकालना है, यानी ये x निकालना है, log हटाना है, तो x जो होता है वो होता है 2⁻³ के बराबर, यानी बेस वैल्यू नीचे आ जाती है, पावर में आ जाती है। तो अगर मैं ये log हटाता हूँ दोनों साइड, मेरे को क्या करना पड़ेगी, 2 डालनी पड़ेगी। तो ये 2⁻⁻1 लेस देन इक्वल टू, है ना, x² + 5x + 8 लेस देन इक्वल टू 2⁻1। ये बात आई समझ में कैसे करा हमने, पक्का। तो इसका मतलब 1/2 लेस देन इक्वल टू x² + 5x + 8 लेस देन इक्वल टू 2, ऐसा कुछ बनेगा ये, है ना। अच्छा, अब स्क्रीन क्लियर है ना आपको, कोई स्क्रीन में दिखने में तो दिक्कत नहीं हो रही, थोड़ा थोड़ा पता नहीं क्या बीच में कई बार हैंग हो जाता है, ठीक है, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना हो। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे आपको दो इनइक्वालिटी मिल रही है, एक तो ये वाली इनइक्वालिटी है, एक ये वाली इनइक्वालिटी है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये दो इनइक्वालिटीज हैं हमारे पास में, पहली इनइक्वालिटी, दूसरी इनइक्वालिटी। तो आपको क्या करना है, इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके या इन दोनों इनइक्वालिटी को देखना है और देखकर ये पता लगाना है कि उसके अकॉर्डिंग आपका क्या आंसर आना चाहिए। आगे बात समझ में। तो देखो पहली इनइक्वालिटी क्या कहती है, पहली इनइक्वालिटी ये कहती है कि जब आप x² + 5x + 8 ये जो दे रखा है ना, इसको 1/2 से बड़ा रखते हो तब क्या होगा, है ना, यानी x की वैल्यू क्या हो सकती है उस केस में। तो याद रखिएगा, देखो अगर ऐसा है तो 1/2 को इधर शिफ्ट करता हूं मैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, x² + 5x + 8 -1/2 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा बनेगा ना। यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, इसको इधर आएगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना जरा, 8 दूनी 16 में से 1 गया 15, तो ये कुछ इस तरीके से है, x² + 5x
प्लस 15/2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, पहले तो आपको ये पता लगाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस केस में अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही आएगी। आप करके देख लो, x में कुछ भी डालो, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है ना। ये पूरा का पूरा नंबर कैसा है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर है तो इसकी वैल्यू जो होगी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रेंज की तरह से x की फॉर्म में निकालने की कोशिश करता हूं। मैं आपको बताता हूं, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं वो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x जैसे ये दे रखा है। कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर में होता क्या है, इसको होल मतलब मैं कर क्या रहा हूं, पहले मैं आपको ये समझाता हूं। मैं ये कर रहा हूं, मुझे ये पता है कि x का कभी भी स्क्वायर होता है तो वो 0 से बड़ा या छोटा उसके बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर पाऊं किसी तरीके से, तो वो 0 से बड़ा या उसके बराबर हो पाएगा, यानी कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा। तो मैं यही काम यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, तो मैं क्या करूंगा, 5 है तो 5/2 का होल स्क्वायर ऐड करूंगा, 5/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा। ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर में क्या करते हैं, अगर आपको एक पूरी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है ना, जैसे ये कंप्लीट इक्वेशन में कन्वर्ट करना है आपको होल स्क्वायर की टर्म में, तो ये जो बीच वाला जो नंबर दिख रहा है एक्स का कोफिशिएंट, इसका आधा करके इसका स्क्वायर जोड़ दो और घटा दो। ठीक है, इसके साथ में जोड़ दो और बाकी जो कांस्टेंट पार्ट में है उसके साथ में घटा सकते हो आप। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको। अब इसको जैसे अगर आप इसको देखोगे ना, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, है ना। और ये हो गया 25/4 प्लस 15/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस दोनों को सॉल्व कर लो, नीचे एलसीएम 4 आ गया और माइनस का 25 हो गया, प्लस का 30 हो गया, तो 5 आ रहा है आई गेस, है ना। हाँ 5/4, हाँ 5/4 ही तो होगा। ठीक है, तो ये 5/4 आ रहा है प्लस का, और ये आ रहा है x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप समझे होंगे अगर मेरी बात को। देखो एक पूरी, ये एक होल स्क्वायर है, ये पूरी पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव क्वांटिटी में जब भी मैं पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करता हूँ तो क्या आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। तो आप बोलेंगे यस सर, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो आप बोलेंगे सर इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है वो जितनी भी होगी वो 0 या 0 से बड़ी होगी। सही है ये बात, तो ये ऑलवेज ट्रू है। इसका मतलब मैं इसमें क्या क्या वैल्यू डाल सकता हूँ, तो आप बोलेंगे कुछ भी डाल दो सर, इस पे सब पे आंसर आ जाएगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगी इनइक्वालिटी। तो इसका मतलब इस केस में x जो है वो बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक बिलोंग कर रहा है, ये मतलब होता है। मेरी बात समझ में आई, x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, ये क्वांटिटी इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है ना, इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है नहीं कर सकती, तो आप बोलेंगे यस सर कर सकती है। अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि भाई साहब इसका जो डोमेन होगा इस कंडीशन के लिए, पहली सिचुएशन के लिए x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगी। अब देखो दूसरी सिचुएशन क्या है, वो ये है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं अगेन हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 2 लिखते हैं, तो 2 को इधर लेके जाएंगे 6 बनेगा ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। क्या हम इसको कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं, या हम इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से भी सॉल्व हो जाएगा, तो स्प्लिटिंग से भी हो जा रहा है, देखो ना ये 5 2 या 6 2 और 3 5 हो जाता है ये सॉल्व। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 2 प्लस 3 ले लो x प्लस 2, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 2 और x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आएंगी इससे, है ना, एक तो आएगी माइनस का 2, एक आएगी माइनस का 3। मेरे पास में जगह कम है तो मैं यहाँ पे कहीं पे जगह बना के लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखो ये नंबर लाइन बना रहा हूँ मैं, माइनस इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी होगा, -2 होगा, -3 होगा पहले, फिर -2 होगा। ठीक है, तो -3 फिर -2, तो यहाँ पे प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। सही है ना। लेस देन इक्वल टू 0 कहाँ पे लाई करेगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे। तो इसका जो आ रहा है आंसर वो -3,2 आ रहा है माइनस का। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, पहला वाला तो ये पूरा का पूरा है, दूसरा वाला ये है, तो दोनों में कॉमन रीजन ये वाला है ना। तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर अगर मैं आपसे पूछूंगा तो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर -3, -2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं। अब यहाँ पे ना एक बात हुई है कॉमन रीजन की, अगर आप देख पा रहे हो ना, क्या है ये कॉमन रीजन, मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट है सर, आपने ये क्या करा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, -3 से -2, आपने फाइनल आंसर -3 से -2 ले लिया, ये किस बेसिस पे लिया आपने,
ये क्या मतलब हुआ, है ना? ऐसा तो कुछ भी नहीं सिखाया आपने। तो यहाँ पे अब एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको ना, जब भी आपको डोमेन और रेंज निकालनी होती है और आपका एक फंक्शन बहुत सारे फंक्शन से मिलके बनता है, जैसे आप इसको देख पा रहे हो, तो इसमें कॉस इनवर्स था, लॉग था, उसके बाद इनइक्वालिटी वगैरह आई। तो इस इनइक्वालिटी की वजह से ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, हुआ ना? दो पार्ट में डिवाइड। फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट ये था। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जब हमने सॉल्व करा तो एक्स की कुछ वैल्यू आई, सेकंड पार्ट के लिए जब हमने सॉल्व करा तो एक्स की कुछ वैल्यू आई। तो अब हमारे को ये पता लगाना था कि फाइनल आंसर क्या होगा। तो फाइनल आंसर कैसे निकालते हैं? होता क्या है कि कभी भी अगर आपको एक फंक्शन दे रखा है जो बहुत सारे फंक्शन से मिलके बन रखा है, प्लस माइनस लगा हो या कंबाइन करके दो चार फंक्शन एक साथ में दे रखे हो, जैसे ये फंक्शन दे रखा है f1x प्लस या माइनस f2x, है ना, प्लस या माइनस में f3x, या कुछ भी, मतलब दो तीन फंक्शन कंबाइन करके दे रखे हो ऐसे, ठीक है। और आपको इन सब का डोमेन पता हो, जैसे हम मान लेते हैं इसका डोमेन D है, इसका डोमेन D1 है, इसका डोमेन D2 है, इसका डोमेन D3 है। आपसे पूछा जाता है इस फंक्शन का डोमेन बताओ। तो आपको करना क्या है, अगर मान लेते हैं आपको अलग अलग फंक्शंस गिवन है और आपको, मतलब एक फंक्शन है जो बहुत सारे फंक्शन को मिला के बना है, जैसे मैंने मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना, प्लस 2 cos x अपॉन 4, है ना, प्लस फोनी कुछ भी, चलो ठीक है, प्लस मॉड एक्स, ऐसा कुछ दे रखा है ना। आपसे पूछा इस पूरे फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो आपको करना क्या है, आपको इसका डोमेन, इसका डोमेन, इसका डोमेन, तीनों का इंडिविजुअल डोमेन निकालना है और उनको नाम देना है D1, D2, D3। आगे बात समझे, तीनों का अलग अलग इंडिविजुअल डोमेन निकालना है, पहले का डोमेन, दूसरे का डोमेन, तीसरे का डोमेन। जब आपने डोमेन निकाल लिया, डोमेन निकालने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आपको मान लेते हैं कंप्लीट फंक्शन का इसका डोमेन चाहिए एफ एक्स का, है ना। तो इन तीनों, चारों या जितने भी फंक्शन बन रहे हैं सबका क्या कर लो, इंटरसेक्शन निकाल लो। तो अगर मान लेते हैं आपके पास में एक्स की एक वैल्यू आ रखी है माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू दूसरा वाला क्या निकला था, वो निकला था -3 कॉमा -2। तो जैसे मान लेते हैं ये पहले वाले का डोमेन निकला, सपोज करो ये D1 है, ये D2 है। तो अगर मेरे को पता लगाना है कि पूरे फंक्शन का डोमेन कितना होगा, ठीक है ना, तो करना क्या है, एक लाइन खींचनी है आपको, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें सारे नंबर जो भी यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे के सारे नंबर यहाँ पे डाल दो, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब पहले वाला जो आपको डोमेन दिख रहा है, कॉमन कैसे लेते हैं मैं वो सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले वाला जो डोमेन दिख रहा है उसके लिए एक लाइन खींचो यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। दूसरे वाला जो डोमेन दिख रहा है आपको, उसकी लाइन खींचिए, तो -3 से -2, ठीक है। ये दो लाइन खींच दी हमने, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, -3 से -2। अब ये दो लाइनें जो हमने खींची है, इन दोनों लाइन में कॉमन कौन सा रीजन है जो कॉमन आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर यहां से लेके यहां तक ये दोनों लाइनें कॉमन आ रही हैं, देखो इसमें ग्रीन भी आ रही है, इसमें ब्लू भी आ रही है, ये दोनों लाइनें कॉमन आ रही हैं, ग्रीन और ब्लू। तो ये जो रीजन है ना, ये है ना, ये रीजन इसका आंसर होगा, यानी ये रीजन क्या होगा, D1 इंटरसेक्शन D2 होगा। आगे बात समझ में। तो इसलिए इसका आंसर क्या होता है, -3 -2 होता है। तो ये चीज बहुत काम की है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। जब भी आपको मान लेते हैं अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, उनके अलग अलग डोमेन आपको निकाल के पता लग सकते हैं, और एक एंटायर फंक्शन का डोमेन निकालना होगा तो वो इंटरसेक्शन के बराबर होता है इन सबके, ठीक है, क्लियर। चलो बढ़िया। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स log बेस 3 x/3 का डोमेन बताओ क्या होगा, ठीक है। जल्दी स्टार्ट करिएगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 1,9, -1,9, -9,1, -9,1, ठीक है। चार आपको आंसर दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है भाई, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है। तो आप बोलेंगे सर -1 से 1 के बीच में लाई करती है, यस और नो, -1 से 1 के बीच में लाई करती है। अभी लॉग हटाओ, लॉग हटाओगे तो 3 की पावर -1 लेस देन इक्वल टू x/3 लेस देन इक्वल टू 3 की पावर 1, ऐसे बनेगा, ठीक है, सही है। तो 3 की पावर -1 होता है 1/3 लेस देन इक्वल टू x/3 लेस देन इक्वल टू 3। अब क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/3 लेस देन इक्वल टू 3 इंटू x/3 लेस देन इक्वल टू 3 इंटू 3, ठीक है। इससे इसको कट कर लो, इससे इसको कट कर लो, 3 3 9 होता है, तो ये हो गया x जो आ रहा है वो 1 से 9 के बीच में आ रहा है, यानी x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, 1,9 हो गई, 1,9, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में।
तो समझ में आ रहा है आपको डोमेन का क्या रोल है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ऐसे ही आपको सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको। अब देखो ये क्वेश्चन आपको ये वाला दे रहे हैं हम, इसको स्टार्ट करिए और इसका एक आंसर बताइए कौन सा आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए मार्क करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको जो देंगे, हम आपको देंगे 45 सेकंड्स। ठीक है, 45 सेकंड्स में आपका अगर आंसर निकल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं निकलता तो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये है भाई साहब साइन इनवर्स लॉग बेस टू एक्स बाई 3। ठीक है, मुझे ये पता है साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है भाई साहब डोमेन, बस उसके अकॉर्डिंग मेरे को वैल्यू रखनी है -1 से 1 के बीच में। लॉग हटाएंगे तो 2 की पावर -1 लॉग, इसको हटाओ x बाय 3 लेस देन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर -1 1/2 होता है, लेस देन इक्वल्स टू x बाय 3। ठीक है, फिर लेस देन इक्वल्स टू ये कितना बनेगा, 2 बनेगा। अब देखो इसको इससे और इसको इधर, मतलब ये x बाय 3 का 3 हटाने के लिए यहाँ पे 3 से यहाँ पे 3 से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3/2 लेस देन इक्वल्स टू 3x बाय 3। 3x बाय 3 तो x होता है ना, तो मैं डायरेक्ट x लिख रहा हूँ। ठीक है, x लेस देन इक्वल्स टू 3 2 6। तो अगर मैं आपसे नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ भाई x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, तो वो 3/2 से 6 पे बिलोंग कर रहा है, और क्लोज इंटरवल का एक ही क्वेश्चन है ना, इसमें एक ही ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसका ओपन इंटरवल का तो सारे के सारे हैं, तो ये देखकर भी आप बना सकते थे कितना इजी क्वेश्चन आ रखा है आपके एग्जाम में, है ना। तो ये PYQs हम करवा रहे हैं जो ये है। ठीक है, तो आप इसको यूथ की कंपटीशन वाली जो बुक आती है उससे भी देख सकते हो, वहाँ पे भी है ये सारा का सारा। ठीक है, तो उसका ही है ये पार्ट। तो ईयर निकालना भूल गया मैं कौन से ईयर का था, तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है किसी भी तरीके का, समझ में आ रही है बात, बहुत अच्छी बात है। तो जो काम आप साइन इनवर्स के डोमेन के साथ में करते थे वही साइन की रेंज के साथ में करते हैं हम। साइन की रेंज क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। अब देखो कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ जिसमें आपको रेंज बतानी होगी। तो जैसे आपके पास में एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैं मान लेता हूँ आपसे बोल दिया जाता है कि इस फंक्शन की रेंज निकालो कि रेंज क्या होगी। ठीक है, फाइंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, है ना, मतलब 1/8 - 3 sin x, ये एक फंक्शन दे रखा है, आपसे पूछा गया है कि इसकी रेंज बताओ क्या होगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है उसकी रेंज पूछी गई है, तो आपको पहले ये देखना है कि जो बेसिक फंक्शन है sin x उसकी रेंज क्या होती है, और इसको आपको क्या करना है, इस फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब इस फंक्शन को sin x को आपको 1/8 - 3 sin x बनाना है। आई बात समझ में। तो कैसे करना होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसा अगर सपोज करो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि एक फंक्शन है f(x = दिस), इसकी रेंज बताओ, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए जो बेसिक फंक्शन है इसकी रेंज क्या होगी। तो आप बोलेंगे सर 1 और -1 के बीच में होती है, 1 और -1 के क्या होती है, बीच में होती है। अब आप क्या करो, इस फंक्शन को इसके जैसा बनाने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले, और -3 से करिएगा। तो -3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, -3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, -3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटी का सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे माइनस सिंबल से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये इस तरीके से है, तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 sin x, है ना, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब जरा इसमें ध्यान से देखो, 8 जो है और है, तो हम क्या करेंगे, सब जगह पे 8 ऐड करेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, फिर यहाँ पे भी करेंगे, तो तीनों जगह पे 8 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 8 और 9 10 11 11 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8 - 3 sin x। ठीक है, ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको देखो इसके जैसा बनाना तो रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/8 - 3 sin x, 8 - 3 sin x, तो क्या होगा, फिर दोबारा से इनइक्वालिटी के सिंबल चेंज होंगे। तो चेंज होने के बाद में, मतलब जब भी रेसिप्रोकल करते हैं या नेगेटिव सिंबल से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो ये बन रहा है 1/11 से 1/5। तो इसका मतलब जो f(x) है ना, ये जो f(x) है इसकी जो रेंज आई है, ठीक है, इसकी जो रेंज आई है, रेंज कहाँ से कहाँ तक आई है, रेंज आई है इसकी 1/11 से 1/5 के बीच में। ठीक है, बस यही इसका आंसर होता है। तो जब भी आपको रेंज निकालनी होगी इस तरह से फंक्शन की, तो आपको बेसिक फंक्शन से स्टार्ट करना है, और बेसिक फंक्शन से स्टार्ट करके आपको उसके जैसा बनाना है उसको। मतलब हमने sin x से स्टार्ट करना है, sin x को इसके जैसा बनाना है।
जैसे ही आपने इसके जैसा बनाया तो ये जो फंक्शन है किन किन नंबर के बीच में लाई कर रहा है वही इसकी रेंज होती है, बस यही आपका आंसर होता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल सा अगर हमने बोल दिया कि भाई बताओ साइन एक्स 2 sin x + 3 इसकी रेंज क्या है, तो पहले तो साइन एक्स की पता होनी चाहिए। साइन एक्स की कितनी होती है, 1 और -1 के बीच में होती है। ठीक है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin x ऐसे बनेगा, -2 sin और ये 2। ठीक है, और उसके बाद में +3 और कर देंगे तो -2 + 3 <= 2 sin x + 3 है ना, <= 2 + 3 5 होता है ना। तो इसकी रेंज 1 से 5 के बीच में आ जाएगी, बस ये इसका आंसर होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, जो भी फंक्शन दे रखा होगा आपको उस फंक्शन को इसी तरीके से सॉल्व करना है, जैसे आप सॉल्व करोगे आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन दे सकता हूँ फिर मैं आपको, दे देता हूँ यार, ये लो। चलो एक क्वेश्चन दे रखा है, आपसे बोला गया है कि 1/2 - cos x की रेंज बताओ क्या होगी। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और ये ब्रैकेट्स यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लगता है लगाने में गलती है, तो मैं इसको ब्रैकेट को अपनी मर्जी से एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, ब्लैक कलर का लगाते हैं, क्लोज लगा देता हूँ मैं। ठीक है, ओपन पे तो वैसे भी काम नहीं करेगा ये, क्लोज। अगर ये आंसर होगा तो क्लोज ब्रैकेट में लगा दिया मैंने। ठीक है ना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे पूछा गया कि इसकी रेंज क्या है बताओ, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ठीक है, 45 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास में, जल्दी से सॉल्व करिएगा। एक आंसर अपने दिमाग में रखिएगा कि आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, अगर आएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं आएगा तो क्या कह सकते हैं। ठीक है, 1 ये दे रखा है। सबसे पहले तो cos x पे ध्यान दो, cos x की रेंज क्या होती है पहले इस पे फोकस करो। ठीक है, -1 और 1 के बीच में। अब आप क्या करो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई जब भी करते हैं इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो ये हो जाएगा माइनस का cos x, है ना, cos x है ना, फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बन रहा है कि 1 1 जा 1 हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस cos x हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 सब जगह पे 2 + 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - cos x हो जाएगा, 2 - cos x हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये बना, ये हो गया 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - cos x, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आपको क्या करना है, इसको इसके जैसा बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दो, है ना। तो रेसिप्रोकल जैसे ही आप करोगे तो 1/2 - cos x। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल जो है वो लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 आ गया, ये लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/3 आ गया। तो इसकी रेंज क्या आई अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर रेंज आ गई इसकी 1/3 से लेके 1 के बीच में, बस खत्म हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ही इसका आंसर निकल गया, किस्मत की बात है। ठीक है, जो ऑप्शन हमने सही करा था वही इसका आंसर है, हर बार ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ठीक है अगर ऐसा है तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर है। क्लियर, कोई डाउट? एक क्वेश्चन और दे देता हूं तुम्हारे को इसी बात पे ना, ये लो, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, आपसे पूछा गया है कि इसकी रेंज बता दो 1/2 - sin 3x। ठीक है, इसकी रेंज क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1/3 से 1/2, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 1/3 से 1, ऑप्शन नंबर सी से दे रखा है 1/1 से 1/3 और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है नन ऑफ दीज। इन चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ठीक है, बनाओ इसको, 45 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास में, जल्दी करिएगा। हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए sin 3x की रेंज क्या होती है। हाँ बताओ, -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है ना, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, मैं बताता हूँ। sin 3x हो, sin x हो, x एक तरह का एंगल है, तो एंगल कुछ भी हो, एंगल चाहे 5 हो, एंगल चाहे 3 हो, है ना। याद रखिएगा ये -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। एंगल के चेंज होने पर रेंज चेंज नहीं होगी आपकी, है ना, रेंज चेंज नहीं होगी। तो एंगल कुछ भी हो वो रेंज वही रहेगी उसकी। तो 5x हो, 3x हो, 5x हो, 8x हो, 9x हो, कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। रेंज क्या रहेगी, -1 से 1। देखो अगर 3 ऐसे लिख रखा है तो ये डिफरेंट रेंज है, इसका मतलब ये होगा कि sin x की जो रेंज है वो -3 से +3 के बीच में। लेकिन अगर 3 एंगल के अंदर लिखा हुआ है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा रेंज पे, रेंज -1 से 1 के बीच में रहेगी। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर। चलो, तो sin 3x की रेंज ये हो गई। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, -sin 3x हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगा। अब 2 ऐड कर दो हर जगह पे, तो 2 - sin 3x हो गया। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 + 2 हो गया। ठीक है, -1 + 2 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 2 - sin 3x हो गया।
ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया। अब इसको क्या करो, आप रेसिप्रोकल कर लो, तो 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/2 माइनस साइन 3x, ठीक है, लेस देन इक्वल टू कितना 1 आ गया। तो इसका आंसर अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका रेंज कितनी निकली, तो आप बोलेंगे सर इसकी जो रेंज निकली है वो निकली है 1/3 से 1 के बीच में। ऑप्शन नंबर अगेन 20 का क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बात समझ में, आसान क्वेश्चन बिल्कुल है ना, बच्चा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलो फिर एक तुम्हारा दिमाग चेक कर, ये लो इसका आंसर बताओ जरा। द रेंज ऑफ कॉस x/3 है ना, इसकी रेंज क्या होगी। अभी तक देखो मैंने कंपोजिशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं डाला है, क्योंकि मैंने अभी तक उतना तुम्हारे को कराया ही नहीं है, वो तुम्हारे से होगा ही नहीं, तो इसलिए मैंने डाला भी नहीं। अभी पहले बेसिक चीजें बता रहा हूँ, उसके बाद में आऊंगा मैं उस पर ना, ठीक है। x इज इक्वल टू कॉस x/3 दे रखा है, तो इसकी रेंज क्या होगी, -1/3 से 1/3, -1 से 1, 1/3 से -1/3, -3 से 3। क्या बात है, बहुत ही सही आंसर सोच रहे हो तुम ये सोच रहे हो कि ऑप्शन नंबर डी आएगा या ऑप्शन नंबर ए आएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, है ना। मेरे को लगता है मेरी पढ़ाई सफल हो गई है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है भाई साहब। ऑप्शन नंबर, हाँ, मैंने क्या बताया था आपको, कॉस में कभी भी या साइन में कभी भी जब भी एंगल चेंज होता है तो उससे रेंज चेंज नहीं होती। साइन, कॉस या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एंगल चेंज होने पर रेंज चेंज नहीं होती। तो रेंज तो ये रहेगी भाई साहब -1 से 1 के बीच में, है ना। लेकिन ये 1/3 अगर बाहर होता तो चेंज हो जाता कुछ, अभी नहीं है तो चेंज नहीं होगा। तो -1 से +1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। हाँ जी, समझ आया, बहुत बढ़िया। आज यहाँ पे छोड़ रहे हैं फिर तुम्हारी क्लास को ना, कल से कंपोजिशन स्टार्ट करवाएंगे। ऐसा हर बार नहीं होता कि एंगल चेंज होने पर रेंज चेंज नहीं होती, कंपोजिशन पे थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, ठीक है। जैसे ये दिख रहा है ना ये क्वेश्चन, हाँ जी, तो ये जैसे सेक के अंदर ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, तो इसकी रेंज कैसे निकालेंगे हम, कैसे कैसे करेंगे, और इसके अलावा और कैसे कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कल की क्लास में बताते हैं आपको। आज के लिए इतना करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।